38 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें से केवल 9 चैप्टर से 49 क्वेश्चन आगे नीट 2021 में। आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने का मतलब यह है कि आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, आपको जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है, और जो उस लिखे हुए से संबंधित आपको सोचना है वो भी सोचना है। जब आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, उसके बाद आपको यह सोचना है कि हर लाइन से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन फिर अगले 3 दिन तक रिवाइज नहीं करते तो फिर हमें मेमोरी लॉस हो जाएगा, हम फिर भूल जाएंगे। फिर अगर हम 3 दिन बाद उसको रिवाइज कर लेते हैं तो फिर अगले 7 दिन तक का काम चल गया। लेकिन अगर 7वें दिन हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर हमारे वो परमानेंट लॉस में चला जाएगा। आप टेबल और चेयर पर ही बैठे हैं और वैसा ही एनवायरनमेंट रखें जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है, क्योंकि आपको एयर कंडीशन एग्जामिनेशन हॉल तो मिलने नहीं वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद आज बारी है बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में आप किस तरह आसानी से 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके पहले ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी डाल चुका हूं, और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इन सभी वीडियोस की जो पीपीटी है वो बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड है, जो आपके लिए गाइडिंग लाइट साबित होने वाली है थ्रू आउट द ईयर। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो आप इन पीपीटीज को प्रिंट कराकर अपने पास जरूर रख लें। इसको प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है @the sir के नाम से सर्च करके वहां से इसको अवेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स की स्ट्रेटेजी क्या हो। तो सबसे पहले समझना होगा कि नीट में 50% पोर्शन बायो से आता है, जिसके 90 क्वेश्चंस आते हैं और वो 38 चैप्टर से आते हैं। अब अगर हम 38 चैप्टर से 90 क्वेश्चन आते हैं नीट में और एवरेज निकालें कि एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता होगा, तो एक चैप्टर से लगभग 2.5 क्वेश्चंस जो है वो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या ये बात सही है? क्या सभी चैप्टर्स का वेटेज इक्वल है? तो इस प्रश्न का जवाब है हाँ भी और नहीं भी। कैसे? इसको क्लियरिटी से समझने के लिए हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं नीट 2021 के पेपर का, कि नीट 2021 में अगर किसी ने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया होगा तो किन चैप्टर्स पर उनकी पकड़ जोरदार रही होगी। अब 21 का जो पेपर था वो काफी मजेदार था। 90 क्वेश्चंस में से 49 क्वेश्चन तो केवल 9 चैप्टर से आ गए थे। ये उन चैप्टर्स के नाम हैं। तो नीट 2021 में ये 9 चैप्टर जिसके एकदम क्लियर रहे होंगे, उसके 49 क्वेश्चन तो सही हो गए होंगे। 38 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें से केवल 9 चैप्टर से 49 क्वेश्चन आ गए नीट 2021। अब साहब जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कहां से आए? तो बचे हुए क्वेश्चंस में से 36 क्वेश्चन जो है वो अगले 12 चैप्टर से आ गए। एकदम मजेदार बात है। 9 चैप्टर जो मैंने आपको पहले बताए उनसे 49 क्वेश्चन आ गए, और ये जो 12 चैप्टर मैं अब आपको बता रहा हूं इनसे 36 क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब आप समझते हो कि कुल मिलाकर 21 आउट ऑफ 38 चैप्टर्स, 38 चैप्टर है जिनमें से 21 चैप्टर जिसने पढ़ लिए होंगे उसके 85 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। 90 में से 85 क्वेश्चन करेक्ट हो गए 21 चैप्टर्स पे जिसकी पकड़ रही होगी। हो गई ना बल्ले बल्ले। किसकी? आपकी? नहीं, इन्फ्लुएंसर्स की। इन्फ्लुएंसर्स की तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो गई इस पेपर के बाद, और उन्होंने वीडियो बना डाले लपक के कि आप केवल 21 चैप्टर कीजिए और नीट आपका, क्योंकि 85 क्वेश्चंस तो 21 चैप्टर से ही आ गए। इस तरह के वीडियो बच्चे ने देख लिए और उसने इन 21 चैप्टर्स को तो एकदम जोरदार तरीके से कर लिया। अब वो जो बचे हुए 17 चैप्टर थे जिनसे केवल 5 क्वेश्चन आए, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया या उनको यूं ही पढ़ लिया। मैं आपसे हमेशा से ही कहता रहा हूं कि हर एक जो चैप्टर है उसका अपना इंपॉर्टेंस है, तो आपको पढ़ना तो पूरा ही होता है। जिस भी चैप्टर को पढ़ रहा है उसको मन लगा कर ही पढ़ना होता है ना। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस अपना है, और विशेष करके बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी का भयंकर इंपॉर्टेंस है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ ही पढ़ना है। अब 2022 में एनटीए ने खेल कर दिया। 2021 का जो चैप्टर
का बाइफर्केशन मैंने आपको बताया, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर जो लोग तैयारी करके गए। अब 2022 का पेपर जब उन्होंने देखा तो वो ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं गया, लगभग सभी चैप्टर से बराबर 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 क्वेश्चन आ गए। और इस तरह से जो क्वेश्चंस आ गए उसके बाद लोगों को लगा कि बायो का पेपर टफ आ गया, बॉटनी का तो ऐसा था और जूलॉजी का तो वैसा था। लेकिन तकलीफ़ क्या हुई कि जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी हमने पुराने पेपर के हिसाब से बना ली और उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पेपर दे दिया। सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी से ही था। तो अगर हमने एनसीईआरटी को ठीक से तैयार किया होता और सारे चैप्टर्स पढ़े होते तो इसमें भी हम स्कोर कर सकते थे, और बच्चों ने किया ही है। जिन्होंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी वो 360 आउट ऑफ 360 भी ले आए। तो हमें जो स्ट्रेटजी बनाना है वो स्ट्रेटजी हमारी किसी एक पेपर के हिसाब से फोकस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2021 के पेपर को फोकस करके अगर हम स्ट्रेटजी बना लिए और फिर 2022 में गए तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, बस दिमाग को ठंडा रखिए और सुनिए कि आपको स्ट्रेटजी किस तरह से बनाना है, प्लानिंग किस तरह से करना है। आप बहुत आराम से 360 आउट ऑफ 360 ला पाएंगे। बहुत से बच्चे लेकर आते हैं, 350 कई लोग लेकर आते हैं और 360 आउट ऑफ 360 भी लेकर आते हैं। सबसे पहली बात तो कि आप इम्पोर्टेंस समझ लीजिए बायोलॉजी का। इससे 50% जो पेपर है वो बायो से आता है। ये डू और डाई सब्जेक्ट है, इसे तो करना ही है। बाकी दोनों सब्जेक्ट में आप कुछ भी स्ट्रेटजी बनाओ पर इसको तो करना ही है। एज ए फ्यूचर डॉक्टर आपके लिए ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका रैंक बूस्टर है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब स्कोर तो इससे आना ही है। इसमें तो आपको 360 लाना ही है, 350 लाना ही है। उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी रैंक बूस्टिंग के लिए आप फिजिक्स में कितना ला रहे हो, केमिस्ट्री में कितना ला रहे हो। पर इसमें तो आपको मैक्सिमम के लिए ट्राई करना है। आपको ये मान के चलना है कि मैं 360 के लिए ही ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और इजीली हैंडल किया जा सकता है, मतलब टफ नहीं है, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आपकी साइकोलॉजी किस तरह की होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, आपको जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है और जो उस लिखे हुए से संबंधित आपको सोचना है वो भी सोचना है। जब आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई उसके बाद आपको ये सोचना है कि हर लाइन से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने अगर सुबह कोई चैप्टर पढ़ा तो ये मान लीजिए कि आपको दिन भर इस बारे में सोचना है कि इस चैप्टर में इस लाइन से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये जो थॉट प्रोसेस आपकी होगी वो आपको बायोलॉजी में एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगी। ऐसा करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अब बायोलॉजी में क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं तो आप अपने ब्रेन को किस तरह से इसके लिए तैयार करेंगे कि वो मैग्नेटिक वे में इन सारे फैक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट कर ले या उस आपके दिमाग में सारे फैक्ट्स चले जाएं। क्योंकि आपको फैक्ट्स बहुत सारे याद रखना पड़ते हैं बायो में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ें, फिर उसके नोट्स खुद बनाएं। किसी भैया दीदी के नोट्स कॉपी कर लें या किसी जगह पर बिक रहे हैं वहाँ से खरीद लें, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप नोट्स खुद बनाएं, माइंड मैप्स खुद बनाएं, है ना, डायग्राम बनाएं, है ना, और फ्लो चार्ट बनाएं। ये सारा काम आपको खुद करना है और आप खुद करेंगे तो आपको एफर्टलेसली वो चीज़ याद हो जाएगी। फिर मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ बता चुका हूँ, 1 पेज नोट्स। इसके लिए मेरा एक पूरा वीडियो है जो आप देख सकते हैं। 1 पेज नोट्स बनाइए और बायो में तो बहुत ज़रूरी है बनाइए, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स होते हैं कि आपको उनको मेमोराइज करना पड़ता है। जब बात मेमोरी पे आ पड़ी है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं हमने याद कर लिए, अब हम भूलते क्यों, ठीक है। तो हम भूलते इसलिए हैं कि अगर हम भूलने की या फिर फॉरगेटिंग की डेफिनेशन पढ़ें तो भूलने की डेफिनेशन क्या है। भूलने की डेफिनेशन है कि अपैरेंट लॉस ऑफ और मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन समवन्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब जो चीज़ आपने पहले से याद की थी, जो आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी, या तो उसका कुछ हिस्सा आपने छोड़ दिया है, वो भूल गए हैं, या फिर आप उस छोटे से हिस्से में कुछ गलती वाली चीज़ याद हो गई। जहाँ 2 याद रहना था वहाँ 5 याद रह गए। अब ऐसा होता क्यों है? इसके लिए हरमन ने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया था।
जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए आज की डेट में ये 0 जब टाइम हो रहा है, आज के दिन हमने एक नोट्स को प्रिपेयर किया। अब अगर हम उसे नेक्स्ट डे रिवाइज नहीं करते तो वो जो है हम भूल जाएंगे। फिर मान लीजिए हमने नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिया तो हम वापस 100% पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर अगले 3 दिन तक रिवाइज नहीं करते तो फिर हमें मेमोरी लॉस हो जाएगा, हम फिर भूल जाएंगे। फिर अगर हम 3 दिन बाद उसको रिवाइज कर लेते हैं तो फिर अगले 7 दिन तक का काम चल गया, लेकिन अगर 7वें दिन हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर हमारे वो परमानेंट लॉस में चला जाएगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को किस तरह से प्लान करना है कि आपने आज जो नोट्स बनाए हैं कल उनको आपको एक बार रिवाइज करना है, फिर आफ्टर 3 डेज उनको फिर से रिवाइज करना है, फिर 7 डेज के इंटरवल पर बार बार रिवाइज करना है। ऐसा जब आप करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिर आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम ही नहीं भूलेंगे। पर ऐसा आपको कुछ समय तक करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा हर चैप्टर के साथ करते हैं तो आपको 360 आउट ऑफ 360 लाने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है टेस्ट देना। वो बहुत ज़रूरी है। पर जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट को किस तरह देना चाहिए? सबसे पहले तो एक घड़ी होना चाहिए, प्रोबेबली वो एक स्टॉप वॉच होना चाहिए जिसमें आप टाइम लगाएं और टाइम लगाकर ही टेस्ट दें। दूसरा, आपके पास एक बहुत एट पार लेवल पे गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे नहीं होंगे तो उस प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं हो। आपको अपना एनवायरनमेंट भी एग्ज़ाम टाइप का रखना चाहिए, यानी आप घर में एसी में बैठ कर ना पढ़ें, पलंग में बैठ के ये सवाल ना करें, आप टेबल और चेयर पर ही बैठें और वैसा ही एनवायरनमेंट रखें जैसा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मिलने वाला है, क्योंकि आपको एयर कंडीशन एग्ज़ामिनेशन हॉल तो मिलने नहीं वाला है। ठीक है। और सबसे ज़रूरी है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय पेशेंस रखना, क्योंकि होगा कई बार पेपर टफ आएगा, कई बार इजी आएगा, हो सकता है आपसे 4 सवाल ना लगे, तो उस समय गिव अप कर देना सबसे आसान काम है, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें लगे रहना है। देखिए अगर आप लास्ट में जीतना चाहते हैं तो आपको एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। छोटे छोटे जो हर्डल्स आएंगे उनसे घबरा के पेन नहीं रख देना पड़ेगा। 4 सवाल के बाद 5वां से लेकर हो सकता है कि 50वें सवाल तक आपको कोई रोके ही ना, लेकिन वो 4 सवाल से नहीं घबराना है। अपनी गलतियों को एनालाइज करना है और उनसे सीखना है। एक पेपर में जो गलती हो रही है उसको एनालाइज करें और सीखें, तो आपके अगले पेपर में वो गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आप 360 मार्क्स तो बहुत आसानी से बायो में प्राप्त कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बताया बायो के बारे में। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का पहले ही डाल चुका हूँ, जिनको देखकर आप तीनों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, आपके तीनों कोर सब्जेक्ट्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस और ऐसा ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप एक ट्रू रियल नीट एस्पिरेंट हैं तो ये चैनल आपकी तैयारी में बहुत मदद कर सकता है, तो इसको आप तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन सभी पीपीटीज को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर @the सर्च कर सकते हैं, और जब आप ये सर्च कर लेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।